तब भी हमने कहा था कि ये जो नया नेतृत्व है इसके साथ गठबंधन करना अब मुश्किल है, इसलिए हम बाहर चले आए और हमें कोई इसका अफसोस नहीं है। ये एक वैचारिक सवाल था, ये कोई तोलमोल का सवाल नहीं था। ये आप हमारा ड्रोन व्यू है कैमरा, उसके जरिए तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो आप लाइव चल रहा है। हेलीकॉप्टर शॉट है ऊपर से, ड्रोन व्यू, ड्रोन कैमरा बोलते हैं इसको। वहां से तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कनॉट प्लेस की। सुधीर तेलंग जी, नरेंद्र मोदी में चुंबक है क्या? क्यों प्रफुल्ल पटेल सॉफ्ट पढ़ते जा रहे हैं? क्यों अन्ना द्रमुक बयान दे रही है कि आपको मोदी के साथ सोचने में दिक्कत नहीं है? मुझे लगता है कि चुंबक हर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट में होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, कैन यू हियर मी? ऑडियो की प्रॉब्लम है, ऑडियो ठीक करना पड़ेगा। आप बोलिए, आप बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो जो प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट हो, अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी को इतने नंबर्स मिल जाएं कि उसको और नंबर्स की जरूरत ना पड़े, तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के नंबर देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 नंबर भी कम पड़े, तो अगर आप भिखारी की तरह किसी के पास जाते हो तो आपका ट्रीटमेंट अलग तरह का होता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सारी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो और कोई लीडर्स हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज हमारी राजनेताओं के लिए नहीं है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट है सेल्फ इंटरेस्ट। अगर उनको अपने समर्थन की कोई कीमत मिलती है तो वो समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार होंगे। नरेंद्र मोदी चुंबक है नहीं, ये बात क्यों कह रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई है? प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी को आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को छोड़ा था फॉरेन के मुद्दे को लेकर के, और जैसे ही उनकी सरकार बनी तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया। दे आर अपॉर्चुनिस्ट है। दुआ साहब, आप सबसे ज्यादा राजनीति को समझते हैं इस मंच में जितने लोग मौजूद हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ट्रांजिशन का फेज हो रहा है पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ी ट्रांजिशन 10 साल के बाद हो रही है। जो पिछली सरकार थी वो 6 साल वाजपेयी जी ने चलाई, सबको साथ लेकर कई पार्टियां आई, 24 पार्टियां आ गई थी, और अब भी काफ़ी पार्टियों का स्कोप है आने का। शायद क्योंकि ये सत्ता में अगर बीजेपी आ जाती है तो कुछ पार्टियां लाइन में लग जाएंगी आने के लिए भी, उनको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी अगले कुछ हफ्ते में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग खुश होंगे। क्या नरेंद्र मोदी में वो काबिलियत है जो वाजपेयी जी में थी अलायंस को लेकर चलने वाली? हालांकि प्री पोल अलायंस काफी करने में वो सफल भी हुए हैं। देखिए, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो दानाई से उन्होंने राज किया 6 साल, और उन्होंने कई चीज़ें बहुत नई की जो बीजेपी के लिए थोड़ी बिल्कुल ही नई थी, और उनका एक स्टेचर नेशनल हो गया था। वाजपेयी एक पॉलिटिशियन नहीं रहे, एक स्टेट्समैन बने, नेशनल लीडर बने, और यही उनकी कामयाबी है। नरेंद्र मोदी अगर टोटली आरएसएस के और बीजेपी के नेता बने रहेंगे तो वो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो उनको एक उदार दिल होना चाहिए और सारे देश को साथ रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का ये फर्ज होता है कि वो नेशनल लीडर हो, सिर्फ प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं होते, मोदी फिट होते हैं। उदार छवि वाले नेता में नरेंद्र मोदी फिट होते हैं। आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री जब होते हैं तो सारे नेशन के होते हैं, सारे मुल्क के होते हैं। अगर उस लाइन पे वो चलेंगे तो सबको साथ ले जाना पड़ेगा, हर कम्युनिटी को, हर पॉलिटिकल स्ट्रीम को, और नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करने पड़ेगा कि मुल्क को आगे 21वीं सदी में कैसे ले जाया जाए। तो अगर तो उनकी ये अप्रोच हुई तो आगे जाएंगे, और अगर एक छोटे नैरो अप्रोच हुई तो फिर मुश्किल होगी। मैं संबित पात्रा के पास भी आऊंगा, उदित राज के पास भी आऊंगा। बीजेपी के 2 नेता हमारे साथ हैं। ओबी पर 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं मेरे साथ सीधे इस वक्त। डॉक्टर नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, और जाने माने टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर दिलीप ताहिल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजकल आप इनको एक सीरियल में देख रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता की भूमिका में। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी में क्या मैग्नेट लगा है, चुंबक है, क्योंकि वो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और बहुत से यूपीए के घटक दल इशारा करने लगे हैं कि वो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अछूत नहीं मानते, इशारा कर रहे हैं, खासकर एनसीपी। मैं बात करूंगा उदित राज जी आपसे। ब्रेक के पहले एक बात दुआ साहब ने की, हालांकि दुआ साहब जा चुके हैं, पर यहाँ के लोग जानना जरूर चाहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे
या पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या वो वाजपेयी जी की उदारवादी छवि को आगे बढ़ा पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे सर्वे ने उसको कह भी दिया है, स्थापित कर दिया है। और जहां तक वाजपेयी जी की छवि का और नरेंद्र मोदी जी की छवि की तुलना की बात है, हर व्यक्तित्व तो अलग होता है, परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। वाजपेयी जी निश्चित तौर से कुछ मामले में लिबरल थे, तो मोदी जी के कई मामले में अलग क्वालिटीज हैं। इसलिए एग्जैक्टली किसी को एक ही पर्सनालिटी के साँचे में कैद कर देना ये बात वाजिब नहीं है। मैं मोदी जी लिबरल नहीं है? आपने मोदी जी के लिए लिबरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया। क्या मतलब होता है? लिबरल का क्या मतलब होता है? जब मोदी जी ने डेवलपमेंट पर पूरा चुनाव ही लड़ा गया है, और मुझे तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लिबरल, पहले भी थे, अब ज्यादा लिबरल हुई, इन द सेंस दैट कि कोई मंदिर या 370 पर तो चुनाव भी नहीं लड़ा गया, सीधे विकास के ऊपर लड़ा गया। तो आप मुद्दे के हिसाब से ये लिबरल हैं कि नहीं लिबरल है, पॉलिटिक्स एक कंजर्वेटिव, उसको तय किया जाना चाहिए, नॉट एन इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द लीडर, व्हाट इज हिज विजन। मोदी जी का जो विजन है डेवलपमेंट, ठीक है। संबित, आप कुछ चाहेंगे? फॉरवर्ड मोदी महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है युगों के हिसाब से युग पुरुष का चयन होता है। जिस प्रकार से एक युग में राम का महत्व था, उस समय राम पूजनीय थे, और दूसरे युग में कृष्ण। राम और कृष्ण में कभी भी हिंदुत्व में या कभी भी हिंदुस्तान में कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार में राजनीति में या हमारे पार्टी में वाजपेयी और मोदी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। दिलीप ताहिल जाने माने एक्टर हमारे साथ हैं। दिलीप ताहिल, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी में चुंबक है? नरेंद्र मोदी के पास इतना समर्थन क्यों जुटता जा रहा है? क्या जब पार्टियां जल्दबाजी में हैं, उनको नतीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए? जनाब, ऐसा है कि जहां तक ये एग्जिट पोल्स की बात है, वो तो मेरी जगह नहीं होती है बताने की कि कौन से नंबर आएंगे या कहां से कौन किसके साथ जुड़ने वाला है, वो तो परसों मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो हवा है, जो ये पूरा देश एक परिवर्तन मांग रहा है, ये नरेंद्र मोदी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नुमाइंदे हैं। और जैसे हमारी फिल्मों में होता है, हमें कभी मालूम पड़ता है कि पिक्चर हिट हो गई है, मगर नंबर नहीं मालूम होते, लेकिन पिक्चर का हीरो जो है, आपके पार्टी का जो हीरो है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और उनको मुझे लगता है कि पूरा देश कह रहा है कि अभी हमें ये ऐसे कोई साहब चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जो देश की तरक्की करवाएं, जो देश को आगे ले चलें। और ये पिछले 5 साल से जो हम देख रहे हैं कि मतलब खास कुछ हुआ नहीं है। मतलब वो उनकी यूपीए की गाड़ी तो रुकी गई मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में जी। तो ये उम्मीद है, पब्लिक की उम्मीद है, परिवर्तन चाहिए लोगों को। जो युवक हैं उन्हें चाहिए कि भारत की तरक्की हो, कि कुछ कर सके, कुछ आगे बढ़े। और मुझे लगता है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हवा है, और ये बात तो बीजेपी का नारा भी कोई शक नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक क्विक कमेंट लेने का वक्त है। आप ये सीधी कवरेज देख पा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से जी न्यूज पर। सबसे पहले बात मैं सरला जी आपसे करना चाहूंगा, एक आम हिंदुस्तानी के नाते, एक आम जनता के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक नई सरकार से जो कि इशारा कर रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मैं जानता हूं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए? सुनिए, जैसा आपने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगी कि इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बहुत दबंग हो, दमदार हो, जुझारू हो, और जो देश को विकास के पथ पर अपने संकल्पों के बल से ले जा सके, और जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो वायदे कम करे, काम नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं आपके हिसाब से? जी, नरेंद्र मोदी इन तमाम पैमानों पर खरे उतरते हैं जो आपने बताया? मेरे ख्याल से वही एक सही ऑप्शन है इस समारोह के लिए। हम चाहते हैं। चलिए नरेश गुजराल जी के पास जाऊं, उसके पहले बता दूं कि आप ये ड्रोन का व्यू देख पा रहे हैं। हमारा ड्रोन कैमरा इस वक्त हवा में है, ये सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ड्रोन कैमरे से। नरेश गुजराल साहब, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या नरेंद्र मोदी
के आने के पहले जिस तरीके से होड़ मची है उनके साथ लोगों के जुड़ जाने की, ये उनका करिश्मा है या वो नंबर्स जो पार्टी के पास आ रहे हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि एनसीपी हो या बीजेडी हो या एआईएडीएमके हो वो साथ में खड़ी रहे? आपको याद होगा कि जिस वक्त जेडीयू ने एनडीए छोड़ा था तब हम केवल 3 पार्टियां रह गई थी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना। तब कहा जा रहा था कि हमारे साथ और कोई नहीं आएगा और उस वक्त हमने दावा किया था कि हमारी प्री पोल अलायंस जो होगी वो बहुत मजबूत होगी। आज लगभग 23 पार्टियां प्री पोल अलायंस में एनडीए के बीच में हैं और ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम 300 की तरफ अग्रसर हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे पास पूर्ण मेजॉरिटी होगी परसों जब नतीजे आएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि और पार्टियां हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव सरकार हो। जो पार्टियां हमारे खिलाफ लड़ी हैं हम उन्हें भी अंदर लेने को तैयार हैं। जहां तक आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, आज सारा हिंदुस्तान चाह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो जानते हैं कि जिस तरह पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के ऑफिस की छवि कमजोर कर दी गई थी, एक बार फिर उस ऑफिस को मजबूत करना होगा। एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है। जो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई है उसे दोबारा रेल के ऊपर लाना पड़ेगा। कुछ सवाल है यहाँ पर दर्शकों के, मैं चाहूंगा उनको जोड़ो इस सेगमेंट में। लाइन लगा के खड़ी है, उठिए, क्या एनडीए इससे सवाल है के लिए? मेरा सवाल है केसी त्यागी जी से। केसी त्यागी जी, आपको नहीं लगता कि आपके साथ तो वो हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा आपने एनडीए को छोड़ा और आप हमेशा सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आपको ये लगता नहीं कि एनडीए के कम से कम 300 सीटें आने वाली हैं? प्लीज इसमें क्या बताएंगे आप? त्यागी जी जवाब दीजिए। मेरे नौजवान दोस्त ने जो सवाल किया है बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें वो पॉलिटिकल सवाल है। नहीं, ठीक है, बोले दो, सुनो। मैंने बहुत विनम्रता से आपका सवाल सुना है, मेरा जवाब सुनने का थोड़ा साहस भी रखिए, कोई अप्रिय बात नहीं कह रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का और जब मोदी जी की तुलना हो रही थी तो मेरे नौजवान साथी ने राम और कृष्ण का जिक्र किया था। मैं इनसे भी आपसे कहना चाहता हूं, कृष्ण राम से ज्यादा लीलाओं के ज्ञानी थे। कृष्ण आम जनता में ज्यादा लोकप्रियता थे, लेकिन इतिहास और किताबें गवाह हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, कृष्ण नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 14 साल वनवास में गुजारने के बाद भी एक मामूली आदमी के कहने से अपनी पत्नी को दोबारा फिर भेज दिया था वनवास में। वो राम है, वो राम की मर्यादा है। त्यागी जी, वो कृष्ण की मर्यादा राम की तो बीजेपी पूजा करती है, यही राम को तो बीजेपी मानती है, उसको सारा देश मानता है। इसी राम मंदिर की बात वो लोग करते हैं। नहीं, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये आडवाणी जी ने कहा था, ये राजनाथ जी ने कहा है और ये नेता भी कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। ये नहीं कह रहे कि संविधान को तोड़ करके राम मंदिर। उदित राज कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि जनता दल यू से टैक्टिकल मिस्टेक हो चुकी है। इन्होंने बिहार में अल्पसंख्यक वोट लेने के चक्कर में बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अंत में बीजेपी के पक्ष में लहर आ गई। तो अब करें तो करें क्या, गलती तो हो गई है। एक और सवाल है, और नीतीश कुमार से 2 दिन पहले, नीतीश कुमार से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है। एक सवाल और आ रहा है, मैं कोई और पार्टी में नहीं गया था, आपको भी बता दूं, मैं कोई अपॉर्चुनिटी पार्टी चला रहे थे। दुनिया में कोई हो सकता, मैं नहीं हो सकता। मेरा सवाल पात्रा जी से है। हो सकता है बीजेपी को किसी और पार्टी की जरूरत ना पड़े, लेकिन सपोज अगर पड़ती ही है तो अब जैसे जयललिता, एनसीपी, बीजू जनता दल सभी कह रहे हैं, तो उनकी मोदी जी की क्या प्रेफरेंस होगी? बीजेपी की क्या प्रेफरेंस है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और टैक्टिकल सवाल है। इसमें मैं जवाब दूं कि वाकई आपके मुंह में घी शक्कर की जरूरत ना पड़े और 300 से अधिक सीट आए, मगर फिर भी मैंने कहा था कोई एरोगेंस नहीं होगा, कोई एग्रेसिवनेस नहीं होगा, और जैसे मोदी जी ने कहा है एक इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। मगर मेरे बड़े यहां बैठे हैं जेडीयू से केसी त्यागी जी, बड़े विनम्रता के साथ 16 तारीख के बाद जेडीयू का क्या होने वाला है एक शब्द में बता दूं,
वो हो जाएगा जाओ ढूंढो उसे पार्टी, उसे जाके ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। अगला सवाल, अगला आपकी वाक पटुता का कोई जवाब नहीं। एक मिनट। अच्छा बत्रा जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो क्या बीजेपी वैसे नेता और पार्टी से समर्थन लेगी जो भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त हैं? अब जवाब दीजिए, ये अच्छा सवाल है। एनसीपी आगे बढ़ रही है, बीजेडी पर भी आरोप लगे हुए, एआईएडीएमके पर भी आरोप लगे हुए हैं, और आप सबको मिलाने को तैयार हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने, और हमने एक कमिटमेंट रखी है कि भ्रष्टाचार के आधार पर हमने इस चुनाव को लड़ा है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। मगर यहां मैं केसी त्यागी जी के उस विषय को पुनः लाऊंगा, राम और कृष्ण की जो बात हो रही थी। कृष्ण ने सबको साथ लिया, किंतु अंत में किस प्रकार से अधर्म को समाप्त किया, ये याद रखिएगा। अंत में अधर्म को समाप्त करना है और हमारा कृष्ण कर देगा, आप इंतजार करें। एक और सवाल, किससे सवाल है आपका? किससे सवाल है? मैं पूछना चाहता हूं कि जेडीयू ने बिहार में जो मेरा नाम को पगड़ी उछाली है, अब जनता को जवाब देते नहीं बनता है। एक अन्ना जी की आवाज, अरविंद मुझे धोखा दिया, मैं तय किया कि अब के बाद अरविंद जैसे लोगों को कभी साथ नहीं लाना। ये हमने अपने आप ढूंढ लिया है, लेकिन त्यागी जी जवाब देना चाहेंगे इस बात का? सवाल जो है इतना इनका बताने का अंदाज इतना बढ़िया था, मुझ तक ठीक से आप भी मोदी के चक्कर में पड़ गए। ये मोदी की आवाज से बात कर रहे थे। लेकिन सुधीर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में? हाँ, मैं सुमित ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस पे मीडिया लगातार पिछले बरसों से जिस पर बार बार सवाल उठाता रहा है, मुझे लगता है कि 2002 के जो दंगों का सवाल है वो दाग हमेशा के लिए मोदी जी के ऊपर लगा हुआ है। अब मोदी जी के लिए एक समय आया है, ये समय आया जब वो उस दाग को हमेशा के लिए धो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो सरकार बनने के बाद में अपनी इमेज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और माइनॉरिटीज के लिए कुछ ऐसे काम करके दिखाएं कि उनका उत्थान होना शुरू हो जाए, तो दो काम होंगे। एक तो उनका दाग मिटेगा और मुसलमानों में उनके प्रति विश्वास जागेगा, और दूसरा ये कि मुसलमानों को मोदी से डराकर जो लोग लगातार पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई अल्पसंख्यक समाज से यहाँ पे कोई है अल्पसंख्यक, कोई सवाल पूछना चाहेगा? किसी के मन में डर, खौफ? जी एक मिनट। क्योंकि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वगैरह की पूरी कांग्रेस की दुकान इस आधार पर चलती है कि मोदी तुमको मार डालेगा, जान से मार डालेगा। अगर मोदी उनका भला करते हैं पिछले शुरू के कुछ दिनों में, तो मुसलमानों का विश्वास उन पर जागेगा। और इसके साथ साथ जो लोग उनको डरा करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर उनको लगे कि ये तो हमारा आदमी है, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी, और उनकी विरोधियों की पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। मेरा सवाल है सर से जो बात कर रहे हैं उनसे ही है। सर, सबसे पहली बात है कि मुझे डर नहीं है कि मोदी जी की सरकार आए और कुछ गलत हो जाएगा माइनॉरिटी के लिए, जो अल्पसंख्यक है उनके साथ। मुझे डर नहीं है। आई थिंक मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूं कि बहुत बहुमत मिले और ऐसी स्ट्रांग सरकार बने जिससे कि हमारे देश में जो सर्वोच्च संस्था सीबीआई है, मैंने उसका रिकॉर्ड नेट पे देखा कि 98% रिजल्ट नहीं आता है। क्या उसको आजादी मिलेगी सीबीआई? बहुत बढ़िया, समझ गया, बैठिए। बहुत अच्छा सवाल है। उदित राज जी, आप जवाब दीजिए इस बात का। क्या सीबीआई को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उसके लिए कोशिश करेगी? बिल्कुल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। ये पार्टी का भी पहले स्टैंड रहा है, और सरकार बनने दीजिए, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि जो अपराधी हैं राजनीति में, हमारी जब सरकार आएगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन्हें ट्राई किया जाएगा, यानी, और उसके बाद में जैसे कन्विक्ट होते हैं उनकी मेंबरशिप समाप्त होगी। त्यागी जी, ये संभव है किसी प्रधानमंत्री के लिए सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने देना किसी सरकार? नहीं, एक ऑटोनॉमी की बात है। हाँ। देखिए, ऑटोनॉमी की बात है, ये इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस होना चाहिए। कांग्रेस ने इसको अपने हित में इस्तेमाल किया है, इसीलिए सेलेक्टिव इसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए, आपकी सरकार 6 साल रह चुकी है, हालांकि आप उस वक्त बीजेपी में नहीं थे। वोट ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे पास है। सीबीआई से सरकार चली है। सीबीआई से कितने काम कराए गए, नहीं कराए गए, वो 6 साल में हमने देखा है। सरकार चली है। आपको लगता है कि इतना आसान होगा? मायावती जी का तो मुख्य आरोप यही है
कि ताज कॉरिडोर मामले में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो उस समय की भाजपा की सरकार के कहने पर हुआ, और पिछले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी भी इसको एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करती रही, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये तोता है, लेकिन ये कभी कभी कौवे की तरह से व्यवहार करता है। पार्टी ने तो ठीक दिलीप ताहिल कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक्टर दिलीप ताहिल हमारे साथ हैं। एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप ताहिल जी काफी देर से इस चर्चा को सुन रहे हैं। दिलीप जी, आपको लगता है कि सीबीआई को ऑटोनॉमी देना, क्योंकि सीबीआई पर बहुत सारे आक्षेप लगते रहे हैं, क्या ये आसान होगा? नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या उनको ये करना चाहिए? सॉरी, फिर से कहिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो मेरा सोच और मेरा कहना यह है कि ये चुनाव जो है सीबीआई की ऑटोनॉमी में एक ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं? ऑटोनॉमी नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, आप पार्टीज की बात कर रहे थे, मेरा ये सोच है कि ये बहुत अहम चुनाव है भारत के इतिहास में। अब जो हुआ, जो चुनाव के वक्त, जो कैंपेनिंग के वक्त जितने पार्टियों ने अपना पोजीशन, अपना जो सिचुएशन बताया, अब ये सब पार्टीज को अपने जो है इनको अलग करके, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भारत कह रही है और भारत की आवाम कह रही है कि सारे पार्टीज जो भी हो, जो भी आपकी चीजें, आप मिलके भारत के लिए काम करें, भारत की आवाम के लिए काम करें। जो आपकी पार्टी है वो ठीक है, और जो आप नंबर कहते हैं कि ये नंबर आएंगे, अब ये पार्टी का टाइम नहीं आया। ये वक्त है भारत के बारे में सोचने में। बहुत मुद्दे हैं, करप्शन है, बाकी इतनी चीजें हैं जिनका मतलब हल निकालना पड़ेगा, और इसमें हमें मोदी जी की मदद करनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं और जितने भी पार्टीज हैं उनको ये समझ में आना चाहिए। लेकिन जादू की छड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस के नेता भी 10 साल में बोलते रहे, यूपीए के नेता भी 10 साल में बोलते रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो शरद पवार हो, जब महंगाई की बात आई। नरेश गुजराल साहब, अगर जादू की छड़ी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये जनता जो उनको सर आंखों पर बिठा रही है, जो यहाँ मोटे तौर पर मोदी के फॉलोअर्स, मोदी के फैंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसे संभालेंगे? ये तो जादू की छड़ी की उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस की जादू की छड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का कांड किया। कांग्रेस की जादू की छड़ी ने 2G स्कैम किया। कांग्रेस की जादू की छड़ी ने कोल स्कैम किया। कांग्रेस की जादू की छड़ी ने हेलीकॉप्टर का स्कैम किया। उस जादू की छड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें शराफत की ज़रूरत है। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो ईमानदारी से काम करे। अगर कोई प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम करेगा तो देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। कुछ सवाल हैं जी अंकल, आप सवाल पूछिए। अगर कांग्रेस एनडीए की 300 आ जाती है और मोदी हार जाते हैं तो कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा? उदित राज जी, एक और हाइपोथेटिकल, क्योंकि सिचुएशन एग्जिट पोल पे चल रही है, एनडीए की 300 आ गई लेकिन मोदी जी चुनाव हार गए, तब क्या करेंगे? कौन पीएम बनेगा? अब काल्पनिक जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब देना उचित भी नहीं लगता, तो कल्पना की बात। बनारस से हमारे साथ एक दोस्त आए हुए हैं। बनारस कारण है 2 जगह चुनाव लड़ने का, जी से दोनों जगह जीतेंगे वो मालूम है। अपनी मतलब जीत को सुनिश्चित करने के लिए नहीं लड़ा, लेकिन लड़ा तो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, देश की एकता। एक और सवाल किससे सवाल? बीजेपी से सरला माहेश्वरी जी से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है, हम ये महिला सुरक्षा पे ये पूछना चाहते हैं, क्या वो इस नेतृत्व में महिला सुरक्षा की, देश भर की महिला सुरक्षा की भावना को देखती हैं? इस बारे में वो अपना मत। सरला जी, ये तो अच्छा सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। महिला सुरक्षा को लेकर मोदी जी से क्या उम्मीदें रखती हैं आप, मोदी सरकार से? हम ये चाहते हैं कि महिला सुरक्षा तो एक बहुत अहम मुद्दा है देश के लिए, और हम चाहते हैं कानून इतना सख्त हो जाए कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो कि कोई भी ऐसी वारदात हो उससे पहले आदमी 10 बार सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी मुश्किल हमारे देश में ये हुई है कि हमारे यहाँ कानून जो है बहुत पचर ढीला रहा है, और इसीलिए देश में इस तरह के कानून बने कि एक सख्ती आए और एक डर पैदा हो। बहुत बढ़िया।